Hello and welcome all of you. Today we are going to discuss the topic of collusive oligopoly. यानी आज हम इस वीडियो के अंदर जो गठबंधन अल्पाधिकार है उसको डिस्कस करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि जो गठबंधन अल्पाधिकार होता है उसमें किस प्रकार से जो विभिन्न फर्में होती है उनके द्वारा जो है कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम अल्पाधिकार को जानते हैं। जब बाजार में किसी भी समरूप वस्तु या विभेदात्मक वस्तु के केवल कुछ ही उत्पादक होते हैं तो उस अवस्था को हम जो अल्पाधिकार कहा जाता है, क्योंकि अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कुछ या कम और अधिकार का मतलब होता है नियंत्रण। तो जब बाजार के ऊपर केवल कुछ ही फर्मों का नियंत्रण होता है तो उस अवस्था को हम जो है अल्पाधिकार कहते हैं। और अल्पाधिकार की अवस्था के अंदर जो उत्पादक होते हैं, जो फर्में होती है, उनकी संख्या 2 से लेकर के 10 तक हो सकती है। और ये जो अल्पाधिकार होता है, इस अल्पाधिकार के अंदर जो उत्पादक होते हैं, जो फर्में होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक फर्म जो होती है उसे दूसरी फर्म की कीमत के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। इसलिए जैसे ही एक फर्म कीमत चेंज करती है तो दूसरी फर्म जो है अकॉर्डिंगली डिसीजन लेती है। तो इसमें जो विभिन्न फर्में होती हैं उनमें एक तरफ तो कंपटीशन होता है और दूसरी तरफ उनमें जो आत्मनिर्भरता पाई जाती है। तो ये जो फर्में होती है ये आपस में कंपटीशन भी कर सकती है और इन फर्मों के अंदर आपस में जो समझौता भी हो सकता है। तो आज हम जो है अल्पाधिकार के अंदर जो मॉडल करेंगे उसमें देखेंगे जब समझौता होता है तो किस प्रकार से जो है संतुलन का निर्धारण होता है। तो पहले आप गठबंधन अल्पाधिकार देखते हैं। अल्पाधिकार में फर्मों में आपस में काफ़ी कड़ी प्रतियोगिता पाई जाती है। प्रत्येक फर्म जो होती है अपने अनुभव से ये जानती है कि जब एक फर्म कीमत को कम करती है तो उसकी प्रतियोगी फर्म है वो भी कीमत को कम कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक फर्म अपनी कीमत को कम करती है तो उसका उद्देश्य होता है कि मैं जो है अपनी डिमांड को इंक्रीज करूं, यानी अपने ग्राहकों को जो आकर्षित करूं। लेकिन जैसे एक फर्म कीमत कम करती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। उसकी मांग कब बढ़ेगी? जब दूसरी फर्मों के ग्राहक टूट करके इसके पास में आएंगे। तो इस अवस्था के अंदर दूसरी फर्मों को भी इसकी कीमत की जानकारी मिल जाती है, तो दूसरी फर्में जो कीमत कम कर देती है। और जब दूसरी फर्में भी कीमत कम कर देंगी तो उस अवस्था के अंदर ये फर्म जितनी मांग बढ़ाना चाहती थी कीमत को कम करके, उतनी मांग नहीं बढ़ा पाती। इसकी वजह से जो इस फर्म को जो वो कीमत कम करने का नुकसान होता है। और जब ये फर्म कीमत कम करती है, मान लीजिए ये फर्म जो वो एक वस्तु की कीमत 10 रुपये 11 रुपये से कम करके 10 कर देती है, तो ये फर्म 10 नहीं करेगी। इसका प्रयास ये होगा कि मैं जो इसकी कीमत जो वो 9 रुपये ले हूँ। ऐसे में इस फर्म के ग्राहक इसके पास आएंगे, फिर ये फर्म जो है कीमत को इससे कम करेगी, 8.5 रुपये कम कर देती है। तो इस प्रकार से जब ये फर्में आपस में जो वो कंपटीशन करती है तो उसके कारण सभी फर्मों को नुकसान होता है। नुकसान इस वजह से होता है क्योंकि फर्मों के बीच में जो प्राइस वार है वो शुरू हो जाता है, और प्राइस वार की अवस्था के अंदर कोई भी फर्म जो होती है वो प्रॉफिट प्राप्त जो इसका फ़ायदा नहीं होता बल्कि उन फर्मों को नुकसान ही होता है। और ये प्राइस वार जो होता है इसकी वजह से जो है ग्राहकों को फ़ायदा होता है, क्योंकि ग्राहकों को वस्तुएं जो होती है न्यूनतम कीमत के ऊपर मिलनी शुरू हो जाती है। तो जब फर्में अपने अनुभव से ये जानती है कि अगर हम आपस में कंपटीशन करेंगे, आपस में कीमत को लेकर के जो वो प्रतियोगिता करेंगे तो उसके कारण नुकसान सभी को है, फ़ायदा किसी को भी नहीं है। तो इस नुकसान से बचने के लिए फर्में जो होती है एक वाइज डिसीजन लेती है कि हम सभी नुकसान उठाने की बजाय आपस में मिल करके एक समझौता करते हैं और उस समझौते के अनुसार जो है एक ऐसी कीमत तय करते हैं जो सभी फर्मों के लिए जो है वो अधिकतम लाभ वाली कीमत हो। तो ऐसे में जब फर्में आपस में समझौता कर लेती है तो वे जो है एकाधिकारी की तरह व्यवहार करने लगती है, और जो कीमत निर्धारित होती है वो भी एकाधिकारी कीमत निर्धारित होती है, जिसकी वजह से फर्मों को जो है एकाधिकारी लाभ प्राप्त होने लगते हैं। तो ये तो था कि जब फर्में आपस में कंपटीशन न करके गठबंधन करती है तो उस अवस्था के अंदर। अब ये जो गठबंधन का अर्थ आप जानते हैं कि होता क्या है। जब दो से अधिक फर्में मिल करके आपस में संयुक्त रूप से कीमत और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करती है, यानी कीमत और उत्पादन को लेकर के वो कंपटीशन नहीं कर रही बल्कि आपस में जो वो एक समझौता कर लेती है कि हम जो है एक ऐसी कीमत मिल करके निर्धारित करते हैं जिससे कि हम सभी को जो बेनिफिट हो। तो जब इस प्रकार से कीमत और उत्पादन की मात्रा का मिल करके निर्धारण करती है तो उस अवस्था को हम जो गठबंधन कहते हैं। इससे फर्में जो है अपने लाभ की मात्रा को बढ़ा सकती है, और जब फर्में अपनी लाभ की मात्रा को तो बढ़ाती है, साथ में इस प्रकार का जो गठबंधन होता है उसकी वजह से उनकी सौदा करने की शक्ति बढ़ जाती है, यानी ग्राहकों के साथ बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है।
ग्राहकों के साथ बार्गेनिंग पावर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कोई भी फर्म जो होती है डिसाइड जो कीमत होती है उससे कम कीमत के ऊपर सामान नहीं बेचती। तो उसकी वजह से ग्राहकों के पास में ऑप्शन नहीं होता कि वो दबाव बना पाए एक फर्म के ऊपर कि आप अगर मुझे इस कीमत के ऊपर सामान नहीं दोगे तो मैं दूसरे फर्म से जो है सामान ले लूँगा, वो मुझे कम कीमत पर दे देगी। तो इस प्रकार से जब आपस में समझौता होता है, फर्मों में एकता आ जाती है, जब उनके डिसीजन साझा होते हैं, तो उस अवस्था के अंदर जो फर्मों की सौदा करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। अब आप जो गठबंधन है उसकी परिभाषा जानते हैं। सैमुअल्सन के अनुसार गठबंधन वह स्थिति है जिसमें दो या अधिक फर्में संयुक्त रूप से कीमत और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करती है और बाजार का परस्पर विभाजन कर लेती है कि आपस में जो टोटल प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन का कितना कितना हिस्सा जो है कौन कौन फर्म प्रोड्यूस करेगी, या अन्य व्यापारिक निर्णय लेती है। तो जिस पर ये चाहे वो कीमत को लेकर के हो, चाहे उत्पादन को लेकर के हो, चाहे कोई भी और व्यापारिक निर्णय हो कि कच्चा माल खरीदना है, तो इस प्रकार के जो डिसीजन होते हैं वो जब सभी फर्में मिल करके संयुक्त रूप से निर्णय लेती है तो उस अवस्था को जो हम गठबंधन या कोलिशिव बोलते हैं। अभी जो गठबंधन होता है उसके उद्देश्य क्या होते हैं या गठबंधन बनाने से जो क्या क्या प्रॉफिट मिलता है, एक बार आप वो देखते हैं। सबसे पहले लाभ में वृद्धि, क्योंकि जब फर्में गठबंधन में नहीं थी तब फर्मों के अंदर आपस में जो कंपटीशन था और कंपटीशन की वजह से प्रत्येक फर्म जो कम कीमत ले पा रही थी, इसकी वजह से सभी फर्मों को जो नुकसान हो रहा था। तो जब आपस में समझौता कर लेती है तो फर्में जो एक ऊंची कीमत लेती है और जब ऊंची कीमत लेती है तो सभी फर्मों के जो लाभ है वो पहले से अधिक हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट होता है अनिश्चितता में कमी। पहले जो है अनिश्चितता होती है कि एक फर्म जो उसने कीमत कम की, बाकी जो दो फर्में हैं वो कीमत को कम भी कर सकती है और सेम प्राइस भी रख सकती है, या फर्में जो कीमत को बढ़ा भी सकती है। अगर एक फर्म कीमत बढ़ाएगी तो हो सकता है दूसरी फर्म कीमत को बढ़ा दे या दूसरी फर्म जो कीमत को सेम रखे। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो अनिश्चितता की स्थिति का सामना करना पड़ता है कि एक फर्म जो होती है वो अपनी प्रतियोगी फर्मों के जो डिसीजन होते हैं उनके बारे में सही से अनुमान नहीं लगा पाती। लेकिन जब उनमें आपस में समझौता हो जाता है तो क्योंकि सभी फर्में संयुक्त रूप से कीमत और उत्पादन का निर्धारण करती है तो ऐसे में वहाँ पर जो अनिश्चितता थी वो समाप्त हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो गठबंधन का वो यही होता है कि फर्मों को जो है दूसरी फर्मों के बारे डिसीजन होते हैं उनके बारे में एक निश्चितता आ जाती है। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है कि दूसरे फर्मों के प्रवेश को रोकना। जब फर्में आपस में कंपटीशन कर रही होती है तो उस अवस्था के अंदर जो होती है फर्में एकाधिकारी की तरह से व्यवहार नहीं कर सकती और उस अवस्था के अंदर फर्में जो होती है दूसरी फर्मों को जो है आने से रोक भी नहीं सकती। लेकिन जब सारी फर्में मिल करके व्यवहार करती है एक, तो उस वजह से जैसे उनको लगता है कि 5 फर्में हैं यहाँ पर और एक नई फर्म बाजार में प्रवेश करना चाहती है, तो उस अवस्था के अंदर ये जो फर्में होती है ये फर्में एक ऐसी नीति बनाएगी कि ये फर्म बाजार में प्रवेश ना करे, कि ये मिल करके कीमत को इतना न्यूनतम कर देती है कि इस फर्म को आने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये फर्में जो होती है कच्चे माल के जो सोर्स होते हैं उन सोर्स के साथ में ऐसा समझौता कर लेती है कि वो इसको सामान ना बेच पाए। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो निर्णय है वो संयुक्त रूप से फर्में लेती है जिससे कि बाहरी फर्मों के प्रवेश के ऊपर रोक लगती है। और जब बाहरी फर्में बाजार में प्रवेश नहीं करेंगी तो जो थोड़ी फर्में बाजार में बचेंगी उनको जो बेनिफिट अधिक होगा। उपभोक्ताओं के साथ समझौता करने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि पहले जब फर्में आपस में कंपटीशन कर रही थी तो उस अवस्था के अंदर जो ग्राहक थे उन ग्राहकों को मान लीजिए कि ए है, ए के पास ऑप्शन है कि वो एक्स से सामान खरीद सकता है, वाई से सामान खरीद सकता है और जेड से। अब तीनों ही चाहते हैं कि भी ये हमारे पास में है, इसलिए एक्स कहेगा कि मैं आपको जो इस कीमत के ऊपर सामान दूंगा, वाई कहेगा कि आप मेरे पास आ जाओ मैं आपको जैसे थोड़ी कम कीमत के ऊपर सामान दे दूंगा, और जेड कहेगा कि आप मेरे पास में आ जाओ मैं इन दोनों से भी कम कीमत के ऊपर आपको सामान देने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार से इस अवस्था के अंदर जो सौदा करने की शक्ति होती है वो ग्राहक के पास होती है। वो एक्स को कहता है कि आप 4.25 रुपये में सामान देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं वाई के पास जाता हूँ। अब वाई एक्स को 4.25 में देना पड़ेगा, अगर ये नहीं देता तो ग्राहक टूट करके इसके पास चला जाएगा। लेकिन जब सभी फर्मों ने एक डिसीजन ले लिया कि हम सभी को सामान 5 रुपये की कीमत के ऊपर ही देंगे, तो उस अवस्था के अंदर जो ये उपभोक्ता होते हैं इनके पास में जो है सौदा करने की शक्ति कम हो जाती है और जो बार्गेनिंग पावर होती है वो फर्मों के पास में चली जाती है, क्योंकि वो मिल करके जो है एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उनको होता है और ग्राहकों के लिए वो जो है बचत वो कम छोड़ते हैं। अल्पाधिकारी गठबंधन के प्रकार। ये जो अल्पाधिकारी गठबंधन होता है इसके 2 प्रकार होते हैं कि एक तो पूर्ण गठबंधन
और दूसरा होता है अपूर्ण गठबंधन। गठबंधन तो दोनों ही है, लेकिन एक पूर्ण गठबंधन है और एक अपूर्ण गठबंधन है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है केवल पूर्ण गठबंधन की अवस्था के अंदर किस प्रकार से जो फर्मों पर जो विभिन्न फर्में होती है आपस में मिलकर के समझौता करती है, और समझौता करने के बाद में जो है उनमें जो है कीमत और उत्पादन का बंटवारा निर्धारण होता है। तो पहले आप जानते हैं कि पूर्ण गठबंधन में कीमत का निर्धारण। पूर्ण गठबंधन उस अवस्था में होता है जब सभी फर्में मिलकर के कार्टेल बना लेती है। अब ये कार्टेल क्या है, इसको आप आगे डिस्कस करेंगे। इसमें कार्टेल में जो फर्में होती है वो सभी फर्में मिलकर के संयुक्त रूप से कीमत और उत्पादन का निर्धारण करती है कि कितनी तो कीमत तय होगी और कितना उत्पादन निर्धारित होगा टोटल। और फिर ये भी डिसीजन लेती है, मान लीजिए कि भी कीमत जो है वो 10 रुपये तय होती है और 1000 वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाएगा। अब उसके बाद ये भी डिसीजन लेती है कि इस 1000 का जो टोटल प्रोडक्शन है, उस टोटल प्रोडक्शन में ए फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी, बी कितना करेगी और सी कितना करेगी। तो इस प्रकार से मिल करके जो ये कीमत और उत्पादन के निर्धारण का निर्णय लेती है। और कार्टेल में कीमत और उत्पादन की मात्रा जो होती है, जो निर्धारित होती है, वो सभी फर्मों को स्वीकार करनी पड़ती है। अगर कोई फर्म उसको स्वीकार नहीं करती है तो उसको कार्टेल में नहीं रखेंगे। और जब एक फर्म कार्टेल से बाहर हो जाती है तो उसकी वजह से पूरा, कई बार जो पूरा का पूरा जो कार्टेल होता है वो कोलैप्स कर जाता है। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो कार्टेल समाप्त हो जाता है और उनमें फिर से जो प्रतियोगिता होने लगती है। अब कार्टेल समाप्त क्यों होता है वो आप थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि सभी फर्मों ने जो डिसीजन लिया कि हम 10 रुपये में सामान बेचेंगे। अब एक फर्म जो कि थोड़ी अनाड़ी थी, उसने कहा ना अभी हम तो 10 में नहीं बेचते, हम जो आपके कार्टेल की कीमत को स्वीकार नहीं करते। अब वो जो है इस कार्टेल से बाहर हो जाती है और बाहर होते ही वो जो 9 रुपये कीमत के ऊपर अपना सामान बेचने लगती है। तो जो ग्राहक थे बाकी फर्मों के, वो जो है ए फर्म के पास में आने लगेंगे। ऐसे में ये जो फर्में हैं इनकी भी मजबूरी हो जाएगी कि भी 10 रुपये कीमत के ऊपर सामान नहीं बेच सकती, क्योंकि इस कीमत के ऊपर उनके पास ग्राहक नहीं आ रहे। तो ऐसे में इन फर्मों को भी कीमत कम करनी पड़ेगी, या तो वो नो करे या वो प्राइस वार में अगर शामिल हो जाती है तो वो नो से भी कम कर सकती है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी फर्म कार्टेल से बाहर होती है तो उस अवस्था के अंदर इस बात की पूरी संभावना बनी रहती है कि कार्टेल कभी भी कोलैप्स कर सकता है। अब आप कार्टेल का अर्थ जानते हैं। कार्टेल फर्मों का एक समूह होता है। मान लीजिए कि 3 फर्में ए, बी और सी, जब ये तीनों फर्में मिल जाती है, मिल करके आपस में जो है समझौता कर लेती है और समझौते के तहत वो जो संयुक्त रूप से उत्पादन और कीमत का निर्णय करती है, तो उस अवस्था के अंदर ये जो है कार्टेल बना लेती है। तो कार्टेल का मतलब एक समूह होता है जिसमें जो फर्में होती है वो फर्में जो होती है संयुक्त रूप से जो है कीमत का और उत्पादन का निर्धारण करती है। तो जो इस समूह के अंदर शामिल फर्में होती है, समझौते में शामिल फर्में होती है, केवल उन्हीं को जो है कार्टेल कहा जाता है। जो इससे बाहर है, मान लीजिए एक डी फर्म और है, वो इस समूह की शर्तों को स्वीकार नहीं करती, इसके निर्णय में शामिल नहीं हो रही, तो उस अवस्था के अंदर ये जो इस कार्टेल का हिस्सा नहीं होगी। अब आप कार्टेल की जो है एक एग्जाम्पल देखेते हैं, जैसे ओपेक। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों का समूह है। तो इसके अंदर जो पेट्रोल का निर्यात करने वाले देश है वो ओपेक का हिस्सा है, और वो साझा डिसीजन लेते हैं कि वो किस कीमत के ऊपर उनको पेट्रोलियम पदार्थों को बेचना है और कितना जो है पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करना है। अगर ये चाहते हैं कि भी पेट्रोलियम की कीमत ज़्यादा ले तो संयुक्त रूप से मिलकर के डिसीजन लेंगे कि हम पेट्रोलियम का पदार्थों का प्रोडक्शन कम करेंगे, और जैसी सप्लाई कम होगी कीमत जो है पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ जाएगी। तो ओपेक जो है वो कार्टेल का जो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब आप कार्टेल के डेफिनेशन देखते हैं। बायस और मेलविन के अनुसार एक गठबंधन स्वतंत्र फर्मों का वह समूह है। स्वतंत्र फर्मों का मतलब कि फर्में जो होती है वो अलग अलग होती है, जिसका उद्देश्य उत्पादन को सीमित और नियंत्रित करना है और कीमत और लाभ को बनाए रखना या उसमें वृद्धि करना है। तो जब उत्पादन को इस उद्देश्य से कम किया जाता है और नियंत्रित किया जाता है ताकि सभी फर्में अधिक कीमत ले पाएं और सभी फर्मों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, तो उस गठबंधन को जो वो कार्टेल कहा जाता है। अब हम इसके अजम्पशन देखते हैं कि जब हम गठबंधन या जो कोलिसिव ओलिगोपोली उस अवस्था के अंदर जो पूर्ण गठबंधन है, पूर्ण गठबंधन की अवस्था के अंदर जब हम कीमत निर्धारण की बात करते हैं तो वो कौन कौन सी मान्यताएं हैं। पहली है कि कार्टेल की सभी जो फर्में हैं वो समरूप वस्तु का उत्पादन करती है,
यानी सभी फर्मों का जो प्रोडक्शन है बिल्कुल एक जैसा है, उसमें किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं है। नेक्स्ट है कि कार्टेल की जो मांग है वो बाजार मांग के समान होती है। इसको आप थोड़ा सा समझिएगा कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि कार्टेल की मांग बाजार मांग के समान होने का मतलब है कि सभी फर्में जो है बाजार के अंदर वो कार्टेल में शामिल है। जैसे हम मानते हैं कि 3 फर्में हैं ए, बी और सी। इसने जो है 10 वस्तुओं की इसकी मांग है, इसकी 50 वस्तुओं की मांग है, इसकी 30 वस्तुओं की मांग है। टोटल मांग यानी बाजार मांग कैसे निकालेंगे आप? इन तीनों को जोड़ करके कितना हो जाएगा? 90। अब ऐसे में आप देखिए, अगर हम ये कहेंगे कि भी जो कार्टेल है, कार्टेल की जो मांग है वो 80 वस्तुओं की है और बाजार की जो मांग है वो 90 वस्तुओं की है, तो इस अवस्था के अंदर ये जो ए फर्म है ये कार्टेल में शामिल नहीं है। ये कार्टेल में शामिल होगी तो उस अवस्था के अंदर कार्टेल की जो मांग है वो भी 90 की होगी और बाजार की मांग है वो भी 90 की होगी। तो इन्होंने ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि अगर कोई भी फर्म कार्टेल से बाहर होती है तो उस अवस्था के अंदर जो वो कार्टेल जो है सफल नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने ये अजम्पशन ली है कि जितनी भी फर्में हैं बाजार के अंदर सारी की सारी कार्टेल में शामिल होती है, तभी बाजार मांग और कार्टेल मांग जो होती है वो एक समान होती है। नेक्स्ट अजम्पशन है कि प्रत्येक संभव कीमत पर मांग की जानकारी है, कि अलग अलग कीमतों के ऊपर कितनी कितनी डिमांड की जा रही है, इसका जो अनुमान जो है वो कार्टेल में होता है। नेक्स्ट है कि सभी फर्मों की जो सीमांत लागत है उसकी भी उनको जानकारी है। तो इस अवस्था के अंदर जो है केवल 3 ही फर्में जो है उद्योग के अंदर ले करके हम जो है जो कीमत का निर्धारण है वो करते हैं। तो उद्योग के अंदर ये माना जाता है एक बार की 3 ही फर्में हैं, ए, बी और सी। तो इन मान्यताओं के साथ में अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है कार्टेल या जो पूर्ण गठबंधन है उस अवस्था के अंदर जो है कीमत और उत्पादन का निर्धारण होता है। कि गठबंधन अल्पाधिकार में कीमत और उत्पादन का निर्धारण जो है कार्टेल के एआर, एमआर और एमसी के द्वारा होता है। देखिए, संतुलन का निर्धारण वहीं पर होगा जहां पर संतुलन की शर्तें बराबर होगी। संतुलन की शर्त क्या होती है? एमआर इक्वल टू एमसी होना चाहिए और एमसी जो होती है वो एमआर को नीचे से कट करे। तो उस अवस्था के अंदर जो फर्में या उद्योग या समूह जो उसका संतुलन होता है। तो यहाँ पर यही कंडीशन है कि जो एमआर और एमसी है उसके द्वारा संतुलन का निर्धारण होता है और एआर जो वो कीमत के निर्धारण के लिए जरूरी है। कार्टेल की जो मार्जिनल कॉस्ट अपने को चाहिए, क्योंकि हम पहले जो कार्टेल का जो वो संतुलन निर्धारित करेंगे तो कार्टेल की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो सभी फर्मों की मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ करके अपन निकालेंगे। जैसे MC1 प्लस MC2 प्लस MC3 इज इक्वल टू MCM। यानी जो सभी फर्में हैं, जैसे ये ए फर्म की मार्जिनल कॉस्ट है, ये बी फर्म की मार्जिनल कॉस्ट है और ये सी फर्म की मार्जिनल कॉस्ट है, तो इन सभी फर्मों की मार्जिनल कॉस्ट को निकाल करके आप जो मार्केट की मार्जिनल कॉस्ट है उसको निकालेंगे। संतुलन वहां पर होगा जहां पर कार्टेल की मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू को के समान होगी और उसको जो नीचे से कट करेगी और उसी कीमत के ऊपर जो है सभी फर्में अपना उत्पादन बेचेंगी। तो जो भी इस एमआर इक्वल टू एमसी के द्वारा कीमत निर्धारित होगी, सभी फर्में उसी के ऊपर जो अपनी कीमत का निर्धारण करेंगी और प्रत्येक फर्म के जो उत्पादन की मात्रा का निर्धारण उसकी मार्जिनल कॉस्ट के द्वारा होता है। तो कीमत का निर्धारण तो उद्योग के द्वारा किया जाएगा, या जिसको अपन कार्टेल बोलते हैं, सॉरी उद्योग शब्द यहाँ पर सही नहीं रहेगा, यहाँ पर कार्टेल जो शब्द है वो एप्रोप्रिएट है। तो कार्टेल के द्वारा जो कीमत का निर्धारण किया जाएगा उसी कीमत के ऊपर फर्में अपना जो उत्पादन बेचेंगी, लेकिन कितना उत्पादन बेचेगी ये एक फर्म के जो मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर निर्भर करता है। अब आप रेखा चित्र के द्वारा जो इसको एक्सप्लेन करते हैं। रेखा चित्र आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसकी एक्सप्लेनेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप जो साथ साथ में इसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिएगा और बाद में जो डायग्राम बनाने के साथ साथ आप जो इसको एक्सप्लेन भी करोगे। तो सबसे पहले OX अक्ष के ऊपर आउटपुट लिया गया है और OY के ऊपर रेवेन्यू, कॉस्ट और प्राइस लिया गया है। हमारे पास में जो ये MR कर्व है जो कि कार्टेल के लिए मार्जिनल, AR कर्व है जो कि कार्टेल के लिए जो है वो मांग वक्र भी है और उसके लिए जो कीमत का निर्धारण भी करेगा, और ये जो कार्टेल का MR कर्व है। अब यहाँ पर जो है ये जो है मार्जिनल कॉस्ट है ए फर्म की, जिसको अपन ने MC1 के द्वारा दिखाया है, और ये हमारे पास में मार्जिनल कॉस्ट है बी फर्म की, जिसको अपन ने MC2 के द्वारा दिखाया है, और ये जो मार्जिनल कॉस्ट है सी फर्म की, जिसको अपन ने MC3 के द्वारा दिखाया है। अब हमें क्या निकालना है? हमें जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मार्केट चाहिए।
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, MC1 प्लस MC2 प्लस MC3 यानी तीनों प्रकार की जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको आप जोड़ेंगे। तो जब आप इनको तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास में ये जो है कार्टेल की मार्जिनल कॉस्ट आती है। तो MCM जो है वो कार्टेल का मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, और ये जो कार्टेल का मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो जो है MR को जो है E बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर कार्टेल के संतुलन का निर्धारण होगा। और यहाँ पर जब आप कार्टेल के संतुलन के निर्धारण करते हैं तो जो मात्रा निर्धारित होती है वो OQ, यानी कार्टेल के अंदर सभी फर्में जो है वो OQ मात्रा का उत्पादन करेंगी। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर जो कीमत निर्धारित होती है वो QD या इसको आप बोल सकते हैं OP। तो कार्टेल के अंदर जो OP कीमत निर्धारित हो गई। अब आप यहाँ पर समझिएगा कि कार्टेल ने कीमत का निर्धारण कर दिया, कार्टेल की कीमत OP है, और कार्टेल ने जो आउटपुट का निर्धारण कर दिया वो जो है OQ है। अब सभी फर्में जो है कीमत तो यही लेगी, लेकिन नेक्स्ट जो सवाल पैदा होता है कि इस OQ मात्रा का जो उत्पादन है वो सभी फर्मों को मिलकर के करना है, लेकिन इसमें A फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी, B फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी और C फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी। अब ये जो है सवाल अपने को देखना है। तो यहाँ पर जब फर्मों का आप ये देखते हैं कि कितना कितना उत्पादन का निर्धारण करती है, वो उत्पादन के निर्धारण के लिए जहाँ पर ये जो फर्मों की MC है, फर्मों के जो मार्जिनल कॉस्ट है, जब कार्टेल के मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी, यानी MR इक्वल टू MC जहाँ पर होता है वहाँ अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो ये जो कार्टेल की जो MC है और ये कार्टेल का जो MR यानी E बिंदु के ऊपर जो कट कर रहा है, इसी MR के बराबर जो है सभी फर्मों की मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पर बराबर होगी उसी के द्वारा उत्पादन का निर्धारण किया जाएगा। तो ई से जो हम जो एक बिंदु रेखा निकालते हैं जो कि हमारे पास में OM रेखा है। OM रेखा किस चीज को दिखा रही है, संतुलन के स्तर के ऊपर कार्टेल का MR क्या है, संतुलन के स्तर के ऊपर कार्टेल की MC क्या है। तो MR और MC, अब जहां पर भी ये जो कार्टेल का MR है वो फर्म की MC को कट करेगा, वहीं पर जो है संतुलन की मात्रा का निर्धारण होगा। कीमत तो निर्धारित होगी, सारी फर्में OP कीमत लेगी, लेकिन प्रत्येक फर्म कितनी कितनी मात्रा का प्रोडक्शन करेगी वो जो है फर्म की MC और जो कार्टेल का MR और MC जहां पर बराबर होते हैं उसी के द्वारा किया जाता है। तो अब देखते हैं कि A फर्म जो है वो कितना प्रोडक्शन करेगी। A फर्म जो है वो A मात्रा का प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि A बिंदु के ऊपर जो है फर्म की जो MC है वो कार्टेल के MR और MC के बराबर है, तो इसने A का मात्रा का उत्पादन किया। B फर्म जो है वो B मात्रा का निर्धारण करेगी, क्योंकि जब वो OB मात्रा का उत्पादन करती है तो उसकी जो MC है वो कार्टेल के MR के बराबर होती है। और इसी प्रकार से जो C फर्म है वो OC का प्रोडक्शन करेगी। तो जहां पर ये जो कार्टेल की MC और MR होते हैं वो फर्म की MC के बराबर होते हैं, वहीं पर जो है फर्म के लिए कितना उत्पादन किया जाएगा ये जो है निर्धारित होता है। तो A फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी, OA प्लस B फर्म OB प्लस C फर्म OC, और ये टोटल जो प्रोडक्शन होगा वो OQ के बराबर होगा। यानी जो कुल कार्टेल का जो उत्पादन है उसमें से जो है A फर्म का हिस्सा OA होगा, B फर्म का हिस्सा OB होगा और C फर्म का हिस्सा OC होगा, और तीनों मिलकर के जो है OQ का प्रोडक्शन करेंगी। तो इस प्रकार से गठबंधन की अवस्था के अंदर संतुलन कीमत का निर्धारण जो है वो कैसे होता है और उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से होता है वो हमने देखा। और आपको जैसे जैसे हमने डायग्राम बनाया उसी प्रकार से जो इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन भी करनी है। तो अब हम देखते हैं कि कार्टेल के अंदर जो उत्पादन है उसका वितरण जो वो किस प्रकार से होता है। पहला सिस्टम तो वो था जो अपन ने किया है। पहला तो ये कि अगर फर्में अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहती है तो उस अवस्था के अंदर उत्पादन का वितरण जो वो इस प्रकार से किया जाता है कि भी सभी फर्मों की मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो। जैसे मान लीजिए MC ऑफ A इज इक्वल टू MC ऑफ B इज इक्वल टू MC ऑफ C, कि तीनों फर्मों की मार्जिनल कॉस्ट बराबर होनी चाहिए। जहां पर तीनों फर्मों की मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगी वो जो है फर्म के लिए जो है उत्पादन का निर्धारण करेगी। तो अगर किसी भी फर्म की मार्जिनल कॉस्ट कम है जैसे और एक की अधिक है, जैसे मान लीजिए MC-B जो है वो ज़्यादा है MC-A से, तो अगर B की मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है तो
उस अवस्था के अंदर जो MCA है इसकी कॉस्ट कम है, इसलिए इसको जो उत्पादन का ज़्यादा हिस्सा प्रोड्यूस करने के लिए दिया जाएगा। जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी इसकी मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और इसकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ करके जो है बी के बराबर हो जाएगी, और जहाँ पर ये बी के बराबर हो जाएगी वहाँ पर दोनों में जो है उत्पादन का निर्धारण हो जाएगा। तो अगर आप पीछे वाला डायग्राम एक बार देखें तो इसमें हम पाएंगे कि तीनों फर्मों की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल है। ए फर्म की मार्जिनल कॉस्ट ये है, बी फर्म की मार्जिनल कॉस्ट ये, सी फर्म की मार्जिनल कॉस्ट ये, तीनों फर्मों की जो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो संतुलन के स्तर पर इक्वल है। तो इसका मतलब ये फर्में जो अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही है। तो जब अधिकतम लाभ प्राप्त करना टारगेट होता है तो उस अवस्था के अंदर जो कार्टेल होता है उसके अंदर जो उत्पादन का बंटवारा होता है वो तीनों सभी फर्मों की जो है मार्जिनल कॉस्ट की समानता के आधार पर होता है। तो एक तो ये तरीका है कि किस प्रकार से कार्टेल में उत्पादन का निर्धारण होता है। तीसरा कि कई बार जो होता है ये तरीका नहीं अपनाया जाता, बल्कि उत्पादन का जो वितरण है पिछली बिक्री के आधार पर किया जाता है। मान लीजिए ए, बी और सी फर्म है, पिछले साल इसने जो 100 वस्तुओं की बिक्री की, इसने 500 वस्तुओं की बिक्री की और इसने 400 वस्तुओं की बिक्री की। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर ये डिसीजन लिया जाता है कि प्रत्येक फर्म जो है वो जो टोटल प्रोडक्शन है वो 2000 वस्तुओं का होगा। अब 2000 वस्तुओं का होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए फर्म जो वो 10% हिस्सा बेचेगी, यानी पिछली बिक्री उसके कुल उत्पादन का 10% था तो इस बार इसको 10% दे दिया। बी फर्म में पिछली बार टोटल प्रोडक्शन का 50% था, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन 1000 वस्तुओं का है, तो 2000 में से ये जो 1000 वस्तुओं का प्रोडक्शन करेगी, इसकी बिक्री करेगी। और सी फर्म का हिस्सा जो था 40% था पिछली बार, तो ये जो है इसमें से जो है 800 वस्तुओं का प्रोडक्शन करेगी। तो इस प्रकार से एक जो उत्पादन वितरण का जो तरीका है वो तरीका ये होता है कि पिछली साल या पिछली अवस्था के अंदर जो फर्मों की बिक्री थी उसी के अनुसार उसी अनुपात के अंदर जो उनको कुल आउटपुट का जो हिस्सा दे दिया जाता है। नेक्स्ट होता है कि उत्पादन का जो निर्धारण है उत्पादन क्षमता के आधार पर भी किया जा सकता है, कि कुछ फर्में जो होती है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसलिए उनको प्रोडक्शन का ज़्यादा हिस्सा दे दिया जाता है, और कुछ फर्में ऐसी होती है जिनके प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम होती है तो उन फर्मों को जो प्रोडक्शन के अंदर कम हिस्सा दिया जाता है। तो इस प्रकार से फर्मों की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो भी जो है कार्टेल के अंदर जो प्रोडक्शन का जो वो वितरण किया जाएगा उसको निर्धारित करती है। और नेक्स्ट है उत्पादन का जो है भौगोलिक आधार पर भी निर्धारण किया जा सकता है, कि जो फर्में होती है उनको एरिया दे दिया जाएगा, कि मान लीजिए कि 3 फर्में, 3 फर्मों के ने जो आपस में समझौता कर लिया, उसके बाद कहा कि भी ये जो मारुति फर्म है वो जो है सिरसा और फतेहाबाद के अंदर जो मारुति को बिक्री करेगी, और जो बी फर्म है उसको कह दिया आपको जो हिसार डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, आप हिसार के अंदर जितनी भी बिक्री होती है वो आप करोगे। यहाँ मात्रा का निर्णय नहीं होता, यहाँ पर क्षेत्र का डिसीजन होता है। और सी फर्म को कह दिया कि आप जो है वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जो कारें हैं उनका जो है बिक्री कीजिए। तो भौगोलिक स्तर आधार के ऊपर भी जो उत्पादन का कई बार वितरण कर दिया जाता है, जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के अंदर विशेष फर्म को जो है बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। यहाँ पर उत्पादन की मात्रा को लिमिट नहीं किया जाता। इसके बाद है कि कार्टेल जो होता है लंबे समय तक सफल क्यों नहीं होता। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत कम कार्टेल जो होते हैं वो सक्सेस होते हैं, ज़्यादातर जो कार्टेल होते हैं वो सफल नहीं होते। कुछ देशों के अंदर ये जो कार्टेल होते हैं ये गैर कानूनी होते हैं, उसकी वजह से भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि चोरी छिपे कई बार कार्टेल बना भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि कार्टेल बना लिया गया है तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर कार्टेल को गैर कानूनी घोषित क्यों किया जाता है। इसके पीछे कारण होता है कि जब फर्में मिल करके आपस में समझौता कर लेती है तो वो एकाधिकारी कीमत का निर्धारण करती है। जैसा कि हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि सभी फर्मों ने मिल करके जो एकाधिकारी कीमत का निर्धारण किया था। अब एकाधिकारी कीमत का निर्धारण इसलिए कर पाए क्योंकि आपस में समझौता हो गया। तो जब एकाधिकारी की तरह व्यवहार करने लगते हैं तो उससे कंज्यूमर जो होता है उसका लॉस होता है, उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार जो कार्टेल बनाने के ऊपर रोक लगा देती है। तो कार्टेल सफल न होने के पीछे पहला तो कारण होता है उत्पाद में परिवर्तन, कि लगातार नए नए प्रोडक्ट जो होते हैं मार्केट में आते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो होता है वो कार्टेल जो होता है सफल नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए पहले 3 फर्में थी ए बी सी, इन्होंने मिलकर के जो है वो ये तीनों मिलकर के जो अंबुजा सीमेंट का प्रोडक्शन कर रही थी। तो इन्होंने अंबुजा जो फर्में सीमेंट का प्रोडक्शन कर रही थी तो इन्होंने तो आपस में समझौता कर लिया, लेकिन इसके साथ ही जो एक नई जो सीमेंट है उसका प्रोडक्शन करने वाली डी फर्म आ गई। अब ये आपस में स्थानापन्न हो गई,
जब आपस में स्थानापन्न हो गई तो इनका इसके साथ में कंपटीशन हो गया। तो इन फर्मों के साथ में जब इनका कंपटीशन होता है तो कोई ना कोई फर्म जो होती है वो कार्टेल से बाहर निकल जाती है, यानी कार्टेल के तहत जो समझौता होता है उस समझौते को वो तोड़ देती है, और जब एक फर्म उसको तोड़ती है तो बाकी फर्में भी उसको तोड़ देती है। दूसरा कारण है नई फर्मों के आने से। तो अभी हमने देखा था कि भी पहले जो बाजार के अंदर समरूप वस्तु का उत्पादन करने वाली तीन फर्में थी, यहाँ पर क्या था, नया प्रोडक्ट आया था एक, लेकिन यहाँ पर उसी वस्तु का प्रोडक्शन करने वाली एक और फर्म आ जाती है, वो इस कार्टेल से कम कीमत तय कर देती है, तो उसकी वजह से कार्टेल की फर्मों को लॉस होने लगता है। जैसे इन कार्टेल की फर्मों को लॉस होने लगेगा तो इनमें से ये फर्में भी अपनी कीमत को कम करना शुरू कर देंगी, तो उसकी वजह से जो कार्टेल है वो कोलैप्स कर जाएगा। आगे कार्टेल की फर्मों द्वारा समझौते का उल्लंघन की तीन फर्मों ने मिलकर के समझौता कर लिया कि हम ये कीमत लेंगे, इतना उत्पादन करेंगे, लेकिन कोई ना कोई फर्म जो होती है चोरी छिपे या तो ज़्यादा कम कीमत लेने लगती है ताकि दूसरों के ग्राहक उसके पास आ जाए, या वो जितना उसको प्रोडक्शन अलॉट किया गया था, जितनी उत्पादन की मात्रा उसको दी गई थी, वो उससे जो ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगती है, उससे कम प्रोडक्शन करने लगती है। तो उसकी वजह से जब कोई भी फर्म समझौते का उल्लंघन करती है तो बाकी फर्में भी जो है वो उस समझौते से बाहर आ जाती है और कार्टेल वो कोलैप्स हो जाता है। अब हम मूल्यांकन वाला हिस्सा देखते हैं कि अभी तक हमने जो टॉपिक किया वो कितना कुछ समझ में आया, वो मूल्यांकन से पता चलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि कार्टेल का अर्थ क्या होता है, कि कार्टेल से क्या अभिप्राय है। दूसरा, कार्टेल या जो गठबंधन अल्पाधिकार है या जो पूर्ण गठबंधन अल्पाधिकार है उसमें कीमत और उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।